To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार। आचार्य अमरेंद्र कुमार, सरस्वती विद्या मंदिर डेंगवान सीतामढ़ी। तो भैया बहन, आज हम लोग फिर एक बार इतिहास की कक्षा में उपस्थित हैं, द्वितीय कालांश में, जहां हम लोग चोल शासक के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कांची के पल्लव शासकों के विषय में पढ़ा था, किस प्रकार उनका उत्थान होता है और फिर कुछ दिनों के बाद पतन। आज हम लोग चोल प्रशासन के विषय में, शासन के विषय में, शासक के विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ है तंजावुर के चोल शासक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चोल थे कौन। सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि चोल कौन थे। तो चोल जो थे वे पल्लव के सामंत थे, पल्लव शासक के सामंत थे। सामंत के विषय में हम लोग जब पहले ही से जानते हैं कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो राजाओं के द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिनका काम राजस्व वसूली करना, शासन में सहयोग करना, समय समय पर राजाओं को सैनिक उपलब्ध कराना आदि उनका कार्य था। तो इसी में सबसे पहले एक विजयालय नाम का जो सामंत था पल्लव का, उसने क्या किया कि तमिलनाडु के पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया अपने आप को। कब? तो 846 ईस्वी को। 846 ईस्वी को तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है और अपने आप को वहां का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। कौन? विजयालय। और उसने फिर बाद में क्या करता है कि तंजावुर पर भी अधिकार कर लेता है और तंजावुर पर अधिकार करने के बाद तंजावुर को अपना राजधानी बना लेता है। तंजावुर को राजधानी बना लेता है, इसीलिए तंजावुर के चोल शासक कहे जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है कि विजयालय के बाद उसके जो पोता है जिसका नाम है परांतक, उसके पोता का नाम क्या है? परांतक। परांतक प्रथम। परांतक प्रथम, जिसने क्या ये पांड्य शासकों को हराया। मदुरई के पांड्य शासक। हम लोग पहले पढ़े थे कि दक्षिण भारत के चालुक, पांड्य, चेर, चोर और पल्लव चारों आपस में साम्राज्य विस्तार करने के लिए लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। तो उसी में से एक शासक था पांड्य, जिनकी राजधानी मदुरई। तो ये परांतक जो प्रथम है, इसने क्या किया कि मदुरई पर अधिकार कर लिया, यानी कि पांड्य शासकों को हरा दिया। यह 48 वर्ष तक शासन किया इसने, 907 से लेके 955 ईस्वी तक, है ना। 907 ईस्वी से लेके 955 ईस्वी सन तक शासन किया। ठीक है। कौन? परांतक प्रथम जो है 48 वर्ष शासन किया, 907 से लेकर 955 ईस्वी तक। इसने पांड्यों को हरा लिया। ठीक है। इसके शासन में चोलों का साम्राज्य नेल्लौर तक फैल गया। कहा जाता है कि श्रीलंका के शासक को भी यह पराजित कर दिया था। ठीक है। उसके बाद चोल शक्ति के विस्तार जो है राष्ट्रकूट भी आतंकी थे। जो उत्तर भारत के जो शासक थे उसके साम्राज्य विस्तार से राष्ट्रकूट शासक भी आतंकित हो गए थे। राष्ट्रकूट जो बाद में राष्ट्रकूट जो शासक कृष्ण तृतीय ने
है ना। बाद में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में चोलों को बुरी तरह हरा दिया। ठीक है, ये राष्ट्रकूट शासक जो था वह हराया, कब हराया? 949 ईस्वी में चोलों को हरा दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके जो शासक आते हैं, परांतक के बाद जो चोल वंश के शासक हैं, उनका जो नाम है वह है राजराज प्रथम। उनका क्या नाम है? राज प्रथम। ठीक है, इन्होंने जो शासन किया ये 985 से 1014, 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक। परांतक के बाद राजराज प्रथम ने ये 985 से 914 ईस्वी तक शासन किया। जो परांतक के समय में जो चोल वंश की क्षति हुई थी प्रतिष्ठा में, उसको राजराज ने पुनः वापस ले लिया, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया। दक्षिण भारत में वो श्रीलंका तक माने अधिकार कर लिया। चोल प्रशासन चोल मंडल कहलाता था। चोल प्रशासन चोल मंडल कहलाता था। और राजराज केवल एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक सक्षम प्रशासक भी था, जो कला और साहित्य का संरक्षक था, महान संरक्षक था, है ना। ये कला और साहित्य का महान संरक्षक था। इसके बाद जो शासक होता है राजराज के बाद, वह है राजेंद्र चोल। क्या नाम है? राजेंद्र चोल, है ना। राजेंद्र चोल, इसने शासन किया था 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक। इसने 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक शासन किया। किसने? तो राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल के शासन को चोल युग का स्वर्ण युग भी कहा जाता है ना। इसने जो अभियान चलाया वह भारत ही नहीं, भारत से आगे भी यह अभियान चलाया, जहां मलय, जावा और सुमात्रा को भी वह विजित कर लिया। ठीक है, गंगा के क्षेत्र को भी यह विजित किया। इसीलिए इसने एक उपाधि धारण किया जिसका नाम था गंगई कोंड। गंगई कोंड की उपाधि भी धारण किया था कौन? राजेंद्र चोल ने। इसीलिए इसको गंगई कोंड चोल कहा गया। किसको कहा गया? राजेंद्र चोल को। यह उत्तर भारत में भी अपना साम्राज्य विस्तार किया गंगा के क्षेत्र में। ठीक है, और राजेंद्र चोल ने झील और नहरें भी बनवाई ताकि किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलता रहे। ठीक है, और ये कला और माने राजेंद्र चोल कला का महान संरक्षण और योग प्रशासक था। इसीलिए इसको इसके युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। चोल साम्राज्य के स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश पर उसका नौसैनिक अभियान किसी भी भारतीय राजा द्वारा चला गया, इस प्रकार का यह पहला अभियान है। उससे पहले कोई भी भारतीय शासक, है ना, नौसैनिक अभियान नहीं चलाता। इसीलिए यह भारत से बाहर भी जावा, सुमात्रा, मलय पर अपना अधिकार कर लिया। अब देखेंगे, अब तो उत्थान ऐसा था, अब इसका पतन हम लोग देखेंगे। प्रत्येक साम्राज्य का उत्थान होता है और कुछ समय के बाद उसका पतन हो जाता है। तो अब हम लोग, है ना, चोल साम्राज्य का पतन को देखेंगे। चोल साम्राज्य का पतन। यह एक शाश्वत नियम है, जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी होता है। चोल साम्राज्य 1122 ईस्वी तक चलता रहा, ज्यों का त्यों। बाद में चालुक्यों के साथ निरंतर युद्ध में, इसलिए हम लोग देखे हैं जो भी शासक है, जो शुरू में भी जो शासक थे वो भी परांतक है, राजराज है,
ये सब क्या है, हमेशा युद्ध में लगे रहते थे, जिससे क्या हुआ कि उनकी शक्ति हमेशा युद्ध में लगे रहने से शक्ति छीन हो गई। ठीक है, और यह पतन का मुख्य कारण है। चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने बेगी पर पुनः नियंत्रण कर लिया था। 13वीं शताब्दी के अंत तक पांड्य और होयसल शासकों ने भी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और 14वीं शताब्दी में चोलों का प्रभुत्व समाप्त हो गया और वे मात्र एक विजयनगर छोटे से साम्राज्य का हिस्सा बन के रह गए। चोल जो है उतना विशाल जो साम्राज्य उसका है, जो हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो है पूरा है ना, पांड्य, मदुरई, हम्पी, रायचूर, काकतीय, माने इतना बड़ा साम्राज्य था जो समाप्त होकर मात्र विजयनगर छोटा सा साम्राज्य का वह हिस्सा रह गया। अब हम चोल प्रशासन को देखेंगे, है ना। सबसे चोल प्रशासन, तो चोल प्रशासन जो है जो अधिक सुव्यवस्थित था। चोलों की जो प्रशासन है वो बहुत सुव्यवस्थित था और जो शासन की शक्ति है वह राजाओं के हाथ में था और मंत्रीगण और उच्च अधिकारियों के सहयोग से राजा शासन करते थे। ठीक है, और प्रांतों जो प्रांत था वह मंडलम में विभक्त था और जो मंडलम था यानी कि प्रांत वह जिला में विभक्त था जिसको बलनाडु बोलते थे। ठीक है, प्रांत जो मंडल जो साम्राज्य था वह प्रांतों में विभक्त था यानी कि मंडलम में विभक्त था और जो मंडलम था प्रांत तो वह जिला में विभक्त था जिसको बलनाडु कहते थे। ठीक है, और चोल प्रशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित सभाएं थी। निर्वाचित लोग ही शासन करते थे, जो आज के प्रजातंत्र के जैसे ही राजतंत्र था, लेकिन राजा के नीचे जो भी अधिकारी होते थे वह निर्वाचित होते थे। ठीक है, अब हम लोग ग्राम प्रशासन को देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, ग्राम प्रशासन। तो गांव में जो प्रशासन था, गांव का जो प्रशासन था, है ना, तो गांव में जो मामले थे वे गांव के लोग ही निपटाने के लिए स्वतंत्र थे। ठीक है, और गांव में दो प्रकार की सभाएं होती थी, उर और सभा। ठीक है, ग्रामवासियों की आम सभा को उर कहते थे। प्रत्येक गांव में एक छोटी परिषद या सभा होती थी जिसके सदस्य ग्रामवासी होते थे। उसके भी चुनने की योग्यता थी। जो पढ़ा लिखा होना चाहिए वही व्यक्ति उस सभा में रहेंगे। जिनके पास भूमि हो, ऐसा लैंडलेस नहीं, जिनके पास भूमि हो वो उसके सदस्य होंगे और प्रशासनिक मामलों के जानकार हो। आज की जैसे प्रजातंत्र की बात नहीं है, ग्रामीण समय जिनको कोई अनुभव नहीं है शासन का, वे भी जो पंचायती राज के अधीन लोग जीत जाते हैं। पंचायती राज ही क्या कहा जाए, वे तो राज्य स्तर के और देश स्तर के जो चुनाव होते हैं उसमें भी जुट जाते हैं। लेकिन चोल प्रशासन में ऐसा था कि जिनको शासन की जानकारी हो, जो भूमि का स्वामी हो और जो पढ़ा लिखा हो, वही लोग उस समिति के सदस्य बनेंगे और उनके द्वारा समाज के जल आपूर्ति की व्यवस्था, तालाब, झील, मंदिर, विद्यालय का प्रबंध उन्हीं के द्वारा किया जाता था, उन्हीं लोगों के द्वारा। और व्यापारियों का संघ, इसके बाद हम लोग देखेंगे व्यापारियों का संघ। ठीक है, व्यापारियों का संघ, तो व्यापारियों के संघ को नगरम कहते थे। वो भी अपने संघ बना के, है ना, समूह में एक दूसरे लोगों को सहयोग करते थे। ठीक है, हो गया। अब हम किसानों के हित की रक्षा, अब अगला देखेंगे किसानों के हित की रक्षा, है ना। किसानों के लिए
किसानों के हितों की रक्षा। ठीक है, तो किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या था कि चोल प्रशासन में अगर किसी कारण से फसल बर्बाद हो जाता था तो सरकार लगान पर छूट दे देती थी, नहीं लेती थी, और किसानों के सिंचाई की व्यवस्था तालाबों के द्वारा, नहरों के द्वारा और वनों की कटाई करके उत्तम सड़क बनवाए गए और अच्छी भूमि उपलब्ध कराया गया। अब हम लोग देखेंगे राजस्व के स्रोत। क्या देखेंगे? राजस्व के स्रोत। राजस्व के स्रोत। तो राजस्व के स्रोत क्या था कि भूमि कर व्यापारियों से कर लेते थे, है कि नहीं। खनन जो होता था उससे पर टैक्स लगाया जाता था, सौदागरों से टैक्स लेते थे। इस प्रकार जो राजस्व के स्रोत थे। अब सार्वजनिक उपयोग के कार्य। सार्वजनिक उपयोग के कार्य जो होते थे, क्या होता था कि राजा जो टैक्स लेता था उसमें से कुछ जो धन था अपने राज परिवार के लिए रखता था, और शेष धन जो है वह क्या करता था कि जनता की भलाई के कार्य में, सड़क निर्माण, तालाब निर्माण, है ना, या आम जनता के उपयोग की जो अन्य वस्तु था उसके उपयोग में वह खर्च करता था। और सेना का रखरखाव। पहली बार दक्षिण भारत में ऐसा देखा जाता है कि जो सेना, नौसेना का जो है जो संगठन होता है वह चोल प्रशासन में होता है, वह स्थायी सेना होता है जिसके पास माने घुड़सवार, पैदल, तीरंदाज, सिपाही, हाथी वाले आदि होते हैं जो समुद्र की तट की रक्षा करते हैं, और नौसेना भी उसके पास है। अब अंत में आता है समाज। अंत में आता है समाज। तो समाज जो है दक्षिण भारत की समाज जो था वह जातीय प्रथा पर आधारित था। दक्षिण भारत के जो समाज था वह जातीय प्रथा पर। वहाँ क्या था कि नीची जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश वर्जित था, सार्वजनिक कुओं पर पानी लेना वर्जित था, है ना, और राजाओं के द्वारा जो ब्राह्मणों को भूमि दिया जाता था उसको ब्रह्मदेह कहा जाता था, है कि नहीं। और एक और वर्ग जो व्यापारी वर्ग था वह भी शक्तिशाली था, संपन्न था, है कि नहीं। तो यह वहाँ के सामाजिक व्यवस्था थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने तंजावुर के चोलों के विषय में पढ़ा, जिसमें हम लोग उसके राजा का नाम देखा, उसके बाद उसका साम्राज्य का पतन देखा, चोल का प्रशासन देखा, ग्राम प्रशासन, व्यापारियों के संग, किसानों के हित की रक्षा, राजस्व के स्रोत, और उसके बाद हम लोगों ने सेना का रखरखाव, सार्वजनिक काम और समाज को देखा। इसके बाद हम लोग, ठीक है, इसको देखेंगे, फिर पढ़ेंगे। जहाँ समस्या हो फिर हमसे संपर्क करके इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।